हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सुमन सहारण। यहाँ हमारी करंट अफेयर की क्लास है, वो आज हम करने वाले हैं। मंडे टू मंडे अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेज होती हैं, जिसमें ये देखते हैं कि वीक में कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ है वो रही है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, देखो जैसे कल कंप्यूटर नवोदय का पेपर हुआ था, उसमें मैंने सवाल देखे थे करंट अफेयर के, तो काफ़ी सारे सवाल हैं वो कवर हो रहे हैं जो पिछले दिनों एक महीने से हमने जो करंट अफेयर की अपनी सीरीज चल रही है उससे। ठीक है, तो जो करंट अफेयर है वो वे ऑथेंटिक सोर्स से होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सूजस पत्रिका हो गई, है ना, तो या फिर कोई न्यूज़पेपर हो गई। हम ऐसे न्यूज़ पढ़ लेते हैं, एक तो होता है इंटरेस्ट के लिए न्यूज़ पढ़ना, वो तो होता है अलग चीज़। जैसे किसी इश्यू में आपने न्यूज़ पढ़ ली, कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहा है वो आपने देख लिया, कुछ अदर ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए न्यूज़ पढ़ ली। पर जो एग्ज़ाम के लिए न्यूज़ है, हमको पढ़ना है, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वो क्या है हम यहाँ सवालों के थ्रू कर रहे हैं, ताकि ये पता चले कि आज का हमने पेपर पढ़ा है उसमें से ऐसी कौन सी न्यूज़ ऐसी है जी जो इस तरह से सवाल बन सके जो हमारे एग्जाम में आ सके। ठीक है, तो ये क्लासेस आरएस प्रीलिम्स या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अदर आरपीएससी या अन्य जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए समान रूप से लाभकारी है ये। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में राजस्थान के नवनिर्वाचित सदस्य निम्न में से कौन है? तो श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक, श्री प्रमोद कुमार, श्री घनश्याम तिवारी। दोस्तों क्या होता है कि संसद किससे मिलकर बनी होती है? सबसे पहला बेसिक चीज है वो आपको पता होना चाहिए कि संसद में क्या मतलब होता है। संसद बनती है दोस्तों, एक तो होता है राज्यसभा, दूसरी होती है आपकी लोकसभा और एक राष्ट्रपति महोदय। इनसे मिलकर बनती है संसद। ठीक है, अब क्या है, राज्यसभा क्या होती है कि राज्य का प्रतिनिधित्व हो सके संसद में, वो संस्था है वो होती है राज्यसभा। उसके चुनाव समय समय पर होते रहते हैं। तो यहाँ वो एक ये क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। तो हर स्टेट की अपने अपने क्या है प्रतिनिधि चुनकर वहाँ भेजती है, राज्यसभा में भेजती है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, हाल ही में राजस्थान में क्या है, चुनाव हुए हैं। चुनाव हर राज्य के अपने अपने जितने मेंबर निर्धारित हुए हैं उनके चुनाव होते रहते हैं। जैसे तो राज्य के लिए चुनाव है, उनमें नवीनतम सदस्य अभी कौन कौन से चुने गए, ये सवाल आरपीएससी बहुत बार आरएस प्रीलिम्स में पूछती रहती है। कितने सदस्य हैं, नए सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, अभी जो चुने गए उसमें कौन सी पार्टी के हैं, ये सब चीज़ें। तो देखो, रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक, श्री प्रमोद कुमार, श्री घनश्याम तिवारी। तो आपका केवल एक एक या तीन, एक या तीन, एक दो तीन, तीनों या फिर चारों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चारों। ये चारों मेंबर हैं जो हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। क्लियर? अब अगला क्या है, इस एक्सप्लेनेशन में हर राज्य का मैंने आपको बताया कि हर राज्य की अपनी मेंबर होती है, निर्धारित संख्या होती है भी इतने सदस्य, कुल सदस्य जैसे राज्यसभा के होगी 250, अभी फिलहाल है 245 ही, है ना। इसमें से हर राज्य अपने अपने प्रतिनिधि भेजता है। अब राजस्थान के लिए कितने जो है सदस्य वो निर्वाचित होते हैं, तो उनकी संख्या है दोस्तों 10। कितने? राज्यसभा में राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 10 सदस्य। राज्यसभा के 10 सदस्य राजस्थान राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। तो ये सवाल आरएस प्रीलिम्स में पीछे जो प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखोगे उसमें आ रखा है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो वो संख्या आपको याद रखनी है 10। क्लियर? 25 सदस्य ऐसे होते हैं दोस्तों जो हम लोकसभा सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं। तो लोकसभा के लिए कितनी सीट है राजस्थान में? 25। और राज्यसभा के लिए कितनी है? 10। तो ये सवाल आ जाए कि संसद के लिए या संसद में राजस्थान से कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? संसद वर्ड याद रखना। तो संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीन से संसद, तीनों से मिलकर संसद बनती है। अब बोलिए कि संसद में राजस्थान से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होती है, सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो आपको ऑप्शन दे दिया 20,
बी कर दिया आपको 10, सी कर दिया आपको 35 और डी कर दिया आपको 30। तो आपको पता होना चाहिए कि ये संसद वर्ड यूज किया है संसद में। तो संसद में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों? 35, क्योंकि 10 देखो राज्यसभा से जाते हैं और 25 अपने लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्लियर? अगर ये बोल दे कि राज्यसभा के लिए राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, जब क्या लगाओगे आप? 10। ओके। केवल लोकसभा से ये बोल दे कि लोकसभा में राजस्थान के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो वो संख्या होगी आपकी 25। वो क्या संख्या होगी आपकी? 25। क्लियर? चलते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ये सर्वे आता रहता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता रहता है टाइम पे। ये अभी आया है, 5वीं रिपोर्ट आई है इसकी। इसके अनुसार आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने के मामले में पूरे देश में पहला स्थान किस राज्य का है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट ये बोलती है कि स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में पूरे राज्य को कवर देने वाला, बीमा कवर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सवाल ये बोल रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बी हो गया आपका गुजरात, सी हो गया आपका राजस्थान, डी हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखना, राजस्थान पूरे देश में आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने में पहले स्थान पे है। ये देखो राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है जहां 88% यानी 88% परिवारों तक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पहुंची है। ठीक है, देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज का राष्ट्रीय औसत देखें, राष्ट्रीय औसत कितना है? मात्र है 41%। NFHS की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शहरी से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ देखो दोस्तों, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार पूरे देश में अगर हम देखें तो जो नेशनल जो स्वास्थ्य बीमा कवर है उसको देने में पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्योंकि यहाँ हम बार बार जब से पढ़ रहे हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है जिसके तहत सबको स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान कर रहा है। ये पीछे जो हमने वीडियोस डाले हैं ना, उसमें आप योजना के थ्रू देखना, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वाला है उसमें मैंने इसको मेंशन किया है। अब दूसरा बात कि कितने प्रतिशत परिवार है, देखो कितने प्रतिशत परिवार है, तो लगभग 88% परिवार है जिसको राजस्थान में बीमा कवर उपलब्ध हो गया है। और राष्ट्रीय औसत देखें अपन तो वो कितना है दोस्तों? 41%। अब सवाल क्या बन जाएगा आपको? ये दूसरे तरीके से सवाल बना सकते हैं। सवाल बनाने का ये है कि राजस्थान में नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है, कथन ए। कथन बी आ जाएगा कि राष्ट्रीय औसत है उससे कम है, उससे कम नहीं है, याद रखना। राष्ट्रीय औसत है 41%, जबकि अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कितना है? 88%। तो राष्ट्रीय औसत से राजस्थान क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। दूसरा स्टेटमेंट 3 आपको दे देंगे कि NFHS की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शहरी से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उल्टा दे देंगे कि शहरी क्षेत्र के लोग शहरी से ज़्यादा, तो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र बीमा जो कवरेज है, स्वास्थ्य बीमा कवरेज, उसका ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपको कूट दे देंगे, सुमेलित कीजिए 1 2 3 इसमें से कौन सा सही है? तो गलत, कथन बी गलत, क्योंकि अपना राष्ट्रीय औसत है 41%, उससे हम ज़्यादा है 88% है राजस्थान राज्य। सेकंड कि इस बीमा कवरेज को भी प्राप्त करने में शहरी क्षेत्र की तुलना में, देखो क्लियर लाइन दे रखी है, शहरी से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यानी इंश्योरेंस जो बीमा है चिकित्सा क्षेत्र में, वो राजस्थान में शहरों से ज़्यादा किस में है? ग्रामीण क्षेत्र में। क्लियर? अगला सवाल देखो ये नियुक्ति आयोग मैं बार बार इसलिए ला रही हूँ क्योंकि हर एग्जाम है जो RPS एग्जाम करवा रही है, कोई अदर बोर्ड करवा रहा है, उसमें ये आता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, ये है ना। तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निम्न में से कौन है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार, इसकी स्थापना इस वजह से की गई थी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, ताकि बालकों का जो जिससे संबंधित अधिकार है या उनकी शिकायत है उनका समयबद्ध हम निवारण कर सकें। ठीक है, तो श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, उषा मेहता, नफीसा अली जी, स्मिता शर्मा जी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रीमती
संगीता बेनीवाल। याद करो, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्रीमती संगीता बेनीवाल जी। क्लियर? उषा मेहता जी तो अपनी चीफ सेक्रेटरी है ना। अगला सवाल है, प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुष चिकित्सा पद्धति पर आधारित प्रथम वेलनेस सेंटर कहाँ स्थापित करने का निर्णय किया गया है? ध्यान देना, किस चीज़ पे? आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना है, प्राकृतिक चिकित्सा को। उसमें आयुष चिकित्सा पद्धति पर आधारित है अपना प्रथम वेलनेस सेंटर, उसको स्थापित करने का निर्णय कहाँ लिया गया है? जयपुर में, अजमेर में, राजसमंद में, जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजसमंद। ठीक है, क्लियर? चलो आगे देखते हैं। प्रथम वेलनेस सेंटर कहाँ होगा? आयुष चिकित्सा पद्धति पर आधारित प्रथम वेलनेस सेंटर कहाँ स्थापित किए? राजसमंद में। याद रखना इसको। अब अगला क्या है ये देखो, राज्य में आयुष नीति कब लगी थी? लागू हुई थी 2021 में। मैं हमेशा इस चीज़ पर जोर देती हूँ कि राज्य में कोई भी नई नीति आई है, चाहे राज्य पर्यटन नीति है, राज्य ये सौर ऊर्जा नीति है ना, और राज्य ये पवन ऊर्जा नीति है, राज्य सिल्कोसिस नीति है, राज्य खनिज नीति है। दोस्तों इनके याद रखना, क्योंकि सवाल आता है मिलान करना। ये आता है सुमेलित, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ दे देंगे आपको राज्य की प्रमुख नीतियाँ और यहाँ दे देंगे वर्ष। अब लिख दिया आयुष नीति 2021, तो आपको पता है ना, याद होगा, तो आप इसको सुमेलित कर। ऐसे ही पर्यटन नीति, इनका मिलान हो जाएगा। तो ये सवाल भी बन सकता है कि राज्य में आयुष नीति कब की है? 2021 की। याद रखना, इसको लागू किया गया था केरल मॉडल पर। ठीक है, विकसित केरल मॉडल पर कौन विकसित होगा? जो ये प्रथम वेलनेस सेंटर हम कर रहे हैं ना, आयुष चिकित्सा पद्धति पर आधारित, जो राजसमंद में स्थापित कर रहे हैं, वो केरल मॉडल पर आपका आधारित होगा। ये भी सवाल बन सकता है कि जो राजसमंद है उसमें प्रथम वेलनेस सेंटर स्थापित कर रही है, वो किस मॉडल पर या कौन से राज्य के मॉडल पर आधारित होगा? तो हमको ध्यान में रखना होगा कि ये केरल मॉडल पर विकसित किया गया है। केंद्र इसी क्रम में आयुष चिकित्सा के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए विकसित होगा केंद्र, यहाँ ये लगाना था। ठीक है, इसी क्रम में आयुष चिकित्सा के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए वर्ष 2003 में जोधपुर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? ये सवाल बहुत पुराना है, पर हर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय आपका जोधपुर में है। ठीक है, क्लियर? कब स्थापित हुआ था दोस्तों? 2003 में। तो इसमें देखो 3 सवाल बन गए आपके। आयुष नीति 2021 की, जो प्रथम वेलनेस सेंटर है कहाँ स्थापित होगा? राजसमंद में। किस जो राज्य है उसके मॉडल पे लागू होगा? केरल राज्य के। और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आयुष चिकित्सा है, उसको बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में। कब की गई है? 2003 में। क्लियर? अगला है सवाल, निम्न में से चुप्पी तोड़ो और सयानी बनो अभियान का संबंध किससे है? यह अभियान चलाया था राज्य सरकार ने, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। बालिकाओं को कौशल विकास करना, बालिका उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण देना, बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इसका मतलब चुप्पी तोड़ो सयानी बनो, ताकि इस जो माहवारी स्वच्छता प्रबंधन है इसके प्रति जो महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं उनको जागरूक किया जा सके। ये अभियान चलाया गया था। अगला है दोस्तों नवीन सिल्कोसिस पोर्टल। इसका आरंभ किस विभाग द्वारा किया गया है? नवीन सिल्कोसिस नीति आई थी, उसके तहत इस पोर्टल को आरंभ किया गया है। इसका आरंभ नोडल विभाग कौन सा है ये पूछ रहा है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गृह विभाग, रोजगार विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्लियर? इसका नोडल विभाग कौन सा है? देखो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और इस जो नवीन जो सिल्कोसिस पोर्टल है इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? अभी लेटेस्ट है,
5 मई 2022 को। ये याद रखना। ये भी आ सकता है सवाल कि मैंने तो सवाल अलग तरीके से बना दिया कि जो नवीन सिल्कोसिस पोर्टल है उसका नोडल विभाग कौन सा है। आपके सवाल आ सकता है कि जो नवीन सिल्कोसिस पोर्टल आरंभ किया गया है उसका शुभारंभ कब किया गया था, तारीख भी आ सकती है। तो 5 मई 2022। क्लियर। उद्देश्य क्या है, सिल्कोसिस नीति के तहत जो पीड़ित है, सिल्कोसिस नीति आई हुई है दोस्तों, वो मेंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पढ़ना है हमको। इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी है, वहाँ हम पढ़ेंगे इसको। तो सिल्कोसिस नीति के तहत पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को सरलता से प्रदान करना। इसके तहत एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है, क्योंकि गलत डेटा देना गलत बात होती है। पर मुझे ये पता है कि जो खानों में काम करते हैं, है ना, कपास के वो क्षेत्र में, वहाँ देखो तो वहाँ के उनके फेफड़े होती है वो ख़राब हो जाती है, जो मजदूर होती है, श्रमिक होते हैं, तो उसमें से कई है उनकी मौत भी हो जाती है। तो सरकार क्या है, उनको या तो उनका स्वास्थ्य खराब है तो सहायता देना, या किसी की मृत्यु हो गई तो उस पर आर्थिक संबल देना। ये इस नीति के तहत घोषित की गई है। कितनी राशि, कौन इसका लाभार्थी, पात्रता, सब। तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत हाल ही में की गई है। क्लियर। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला अभी हुआ था 2022। इसका आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो इसका आंसर होगा आपका जयपुर। पेन क्यों नहीं चला आज? जयपुर। ठीक है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया नियम समिति और कार्य संचालन समिति, ध्यान देना दोस्तों, दो अलग अलग होती है। एक तो होती है प्रक्रिया नियम समिति, जिसमें तो ये नियम बनाती है भी कैसे संचालन किया जाए अपनी विधानमंडल का, और कार्य संचालन समिति कैसे कार्यों का संचालन किया जाए। इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो ए होगा आपका गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र परमार, डॉक्टर सीपी जोशी, दयाराम परमार। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर सीपी जोशी। ये मैं बताऊँ आपको, प्रक्रिया नियम समिति और कार्य संचालन समिति अपनी विधानमंडल होती है, उसमें अनेक समितियों का गठन किया जाता है ताकि कार्यों का एक तो बंटवारा हो उसके अच्छे से और सुचारू रूप से कार्य का संचालन हो उसके। तो उसमें दो समिति है, आप याद करो इनको। एक तो होती है आपकी, हमेशा याद रखना इनको, प्रक्रिया नियम समिति, और दूसरी होती है आपकी कार्य संचालन समिति। इन दो समितियों के अध्यक्ष हमेशा जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, वो होते हैं दोस्तों। और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा के सीपी जोशी साहब है। तो इन दोनों के कौन हो गए? सीपी जोशी। क्लियर। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी सवाल है, पर ध्यान रखना कि प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों के अध्यक्ष होते हैं अपने विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी साहब है। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन होंगे? जोशी, सीपी जोशी जी। ठीक है, ये देखो, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं, जो अभी हमने देखा ना वो। नवीनतम समितियां अभी बनी है, क्योंकि हर एक साल में क्या है, इनको रिन्यू करते हैं। ठीक है, जो भी समिति है, जनलेखा समिति होगी, प्राक्कलन समिति होगी, कार्य संचालन समिति होगी, इनके तो फिक्स है कि विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। जैसे जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति है, तो अभी इन तीनों के हुए हैं। तो जनलेखा समिति के कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी, जनलेखा समिति के। प्राक्कलन समिति के कै के कौन है दोस्तों? कै है आपका राजेंद्र पारीक, प्राक्कलन समिति ख है आपका दयाराम परमार। ये याद रखना। ठीक है, जनलेखा समिति गुलाब चंद कटारिया, प्राक्कलन समिति कै आपकी राजेंद्र पारीक, ख आपकी दयाराम परमार। क्लियर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अमृत सरोवर योजना का नोडल विभाग है? अमृत सरोवर योजना चला रहा है राज्य सरकार, उसका नोडल विभाग कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। तो रोजगार विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग है, वो अमृत सरोवर योजना है, उसका नोडल विभाग है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं हम। एक तो राज्य सरकार की योजना है अमृत सरोवर योजना, याद रखना किसकी योजना? सेंटर की नहीं है ये, अपनी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी जिलों में तालाबों का निर्माण करना
और इसका नोडल विभाग है ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग। देखो अमृत सरोवर, पानी को क्या बोलते हैं? अमृत के समान बोलते हैं। अमृत सरोवर का मतलब, सरोवर मतलब तालाब, तो नोडल विभाग कौन सा हो गया? अब गांव गांव में जाके हम तालाब जो भी है, सरोवर है, उनका निर्माण करेंगे, तो ये किसका होता है? ये विभाग कौन सा होता है जो एकदम रूट लेवल पर जाकर काम कर रहा है? वो होता है आपका पंचायती राज विभाग। ठीक है, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग है, क्योंकि पंचायतों से संबंधित जो भी विषय है वो इस विभाग को दिए गए हैं। ठीक है, इनकी मॉनिटरिंग ये विभाग करता है, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग। जिसका प्रशासनिक अधिकारी होता है वो BDO होता है, जिसको RRDS बोलते हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये योजना किससे संबंधित है? आपकी अमृत सरोवर योजना है। तालाबों का निर्माण करना है, कहाँ करना है? गांव गांव स्तर पर जाकर करना है। तो इसका नोडल विभाग कौन सा हो गया आपका? ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2022। देखो अभी हमने बात की थी ना आयुष नीति के संदर्भ में, वैसे ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी है, ये निम्न में से किस वर्ष लागू की गई थी राज्य सरकार द्वारा? तो 2022 की है ये। आपको वहाँ इतना पजल करेंगे, 19 देंगे, 20 देंगे, 21 देंगे, 22 देंगे, पर आपको याद रखना है आयुष नीति किसकी है, पर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति है वो है दोस्तों आपकी 2022 की। एक सवाल तो आ सकता है ये। अब इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। देखते हैं कथन ए क्या बोला है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बैटरी की क्षमता के अनुसार जो 2 पहिया है और जो 3 पहिया है उन वाहनों के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। एकदम सही कथन है दोस्तों, क्योंकि राज्य सरकार ने इस नीति में ये बोला है कि जो 2 पहिया वाहन है, चाहे हम 3 पहिया वाहन है, उनकी बैटरी की क्षमता के अनुसार हम उनका विकास करेंगे, तो इसके लिए हमें 40 करोड़ रुपए का बजट तो मिनिमम चाहिए ही है। ठीक है, बी बोला आपका कि 2 पहिया एवं 3 पहिया के लिए क्रमशः 10,000 2 पहिया के लिए और 3 पहिया के लिए क्रमशः 20,000 रुपये के अनुदान की घोषणा की गई है। ये कथन वहाँ आ गया देंगे, तो ये सही है बिल्कुल स्टेटमेंट कि 10,000 रुपये देंगे। अगर 2 पहिया वाहनों का अनुदान देंगे तो 2 पहिया पे 10,000 का और 3 पहिया आपका 20,000 का। क्लियर। अब कथन सी, वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। कथन सी ये बोल रहा है कि राज्य सरकार ने ई व्हीकल यानी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उनको कर के दायरे में रखा है। ये गलत है दोस्तों, कर के दायरे में नहीं रखा, कर के दायरे से बाहर रखा है। याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है पॉलिसी उसके तहत जो भी वाहन होंगे उनको कर के दायरे से बाहर रखा है। ये मिस्टेक है यहाँ। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं कथन ए सही है, नहीं कथन ए के साथ कथन बी भी सही है। कथन ए और बी सही है, बिल्कुल ये सही है आपका राइट आंसर हो गया बी। बी हो गया दोस्तों, इधर निशान नहीं लग रहा। ए और सी सही है, नहीं हो। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं आगे। अग्निपथ योजना का संबंध निम्न में से किससे है? ये सब को ये सवाल आ रहा है, मुझे पता है। अग्निपथ योजना का संबंध भारतीय सेना से है, उच्च शिक्षा से है, सिनेमा से है, कला एवं संस्कृति से। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना से। यह देशभक्त प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए, कितने साल? 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बल है उसमें सेवा करने की अनुमति देता है। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, अग्निपथ योजना है, जो शामिल होंगे वो अग्निवीर कहा जाएगा। युवा कुछ समय के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। हालांकि 4 साल के बाद बैच के केवल 25%, याद रखना दोस्तों ये भी आ सकता है, केवल 25% को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधी सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। बाकी जो भी होंगे उनको खाली 4 साल, और उन जो भी युवा भर्ती होंगे उनका 25% ऐसे होंगे जो आगे 15 साल की नौकरी के लिए फिर से ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, 17.5 साल से लेके 21 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ये भी 21 पे थोड़ा था, 21 कम है, तो अभी ऐसे बोला है सरकार ने कि अब इस साल क्या करेंगे, जो न्यूनतम है वो 23 वर्ष कर देंगे। ठीक है, 23 वर्ष मतलब मैक्सिमम 17.5 से 21 वर्ष की आयु थी, अभी 23 वर्ष तक के युवा है, इस साल कर देंगे। इसमें क्या है, क्या हानि है, लाभ है, वो अलग एक अपना विषय है जिस पे चर्चा की जा सकती है। पर फिलहाल हमको ये याद रखना है कि प्रीलिम्स में आपके सवाल आएगा तो यहाँ से ये आएगा। ठीक है,
अगला सवाल दोस्तों देखो, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील, कतर, सऊदी अरब, कुवैत। अभी होगा फीफा विश्व कप 2022 होने वाला है, उसका आयोजन होगा आपका कतर में। याद कर लो, पेपर में आपको ये सवाल जरूर मिलेगा कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 वो कहाँ हुआ, या उस टाइम तक एग्जाम हो जाएंगे तो होगा आपका कतर। देखो, फुटबॉल का महाकुंभ बोलते हैं, सब जानते हैं इसको। फीफा वर्ल्ड कप को 2022 फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन इस साल कतर में किया जाएगा। कतर में होने वाले इस वर्ल्ड कप के लिए 8 ग्रुप में 4-4 टीमों को रखा गया है। कितने ग्रुप्स है? 8, और प्रत्येक ग्रुप में कितनी टीमें हैं? 4-4 टीम। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लाइव को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है। किसको? लाइव को। ये भी आता है इसी को सवाल। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। ठीक है, तो ये सवाल आ जाए कि फीफा वर्ल्ड कप है 2022 हुआ, उसका शुभंकर क्या है? तो वो है आपका लाइव। लाइव का मतलब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है, ये देखो, कि विशेष क्षमता वाला, विशेष गुण वाला एक खिलाड़ी। तो ये सवाल भी ऐसे आते हैं कि इसका शुभंकर क्या है। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा I2U2 क्या है? I2U2 ये दोनों क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरी नज़र में तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। RS मेंस में सवाल जरूर आएगा इस पे। भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास, पश्चिमी एशिया का क्वाड, अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह, भारत द्वारा USA से लिया गया हेलीकॉप्टर। तो इसका राइट आंसर है आपका पश्चिमी एशिया का क्वाड है, I2U2। अब आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब, मैंने बोला I2 यानी 2 बार आई, तो 2 बार आई कौन सा हो गया आपका? एक तो हो गया आपका इंडिया, एक हो गया इजराइल। इंडिया इजराइल हो गया। U2 है यानी 2 बार U है, तो एक तो UAE संयुक्त अरब अमीरात, एक आपका US है। ठीक है, इन 4 देशों का गठबंधन है आपका I2U2। I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल के लिए, U2 का मतलब है USA UAE के लिए। इसे पश्चिमी एशिया का क्वाड कहा जाता है। अब सवाल ये भी आ सकता है कि जो I2U2 है उसमें से निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? क्या ये तो पश्चिमी एशिया का क्वाड मैंने सवाल बना दिया। अब सवाल ये भी आता, क्यों सवाल क्या आती है? G8 के निम्न में से कौन से सदस्य नहीं है? G20 के निम्न में से कौन से सदस्य है? ठीक है, ये ब्रिक्स के सदस्य निम्न में से कौन से है, कौन से नहीं है, तो ये भी पूछ सकते हैं। ये भी एक संगठन बनाए, तो I2U2 इसके आपको मेंबर याद रखने हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। क्लियर? हाल ही में विश्व की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर टॉप 500 सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये सवाल है दोस्तों। फुगाकू, फ्रंटियर, परमहंस। इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्रंटियर। याद रखना, वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। ये सवाल आ सकता है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, कहीं भी आ सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है किसका? ये सवाल भी आ सकता है। ये है अमेरिका का। अमेरिका का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। जापान का था इतने दिन तक फुगाकू। सबको याद होगा कि पहले कौन था? जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर। अब तक दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। वर्तमान में अमेरिका का फ्रंटियर है, वो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। और पहले कौन था? जापान का फुगाकू। अगला सवाल दोस्तों, वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान निम्न में से किस साहित्यकार को दिया गया है? ये सवाल RS में भी आते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इस तरीके के। जो भी ये सरस्वती सम्मान है, साहित्य अकादमी सम्मान है ना, जो ये बिहारी सम्मान है, जितने भी ये चीज़ें हैं ना, ये सब हम कवर करेंगे। फिलहाल दिया सरस्वती सम्मान अभी हाल ही के दिनों में। तो सरस्वती सम्मान किस साहित्यकार को दिया गया है? गीतांजलि श्री को, रामदास मिश्र को, भुवनेश्वर प्रसाद को, सीमा दत्ता को। इसका राइट आंसर याद करो दोस्तों, रामदास मिश्र को। रामदास मिश्र को 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो 2021 का सरस्वती सम्मान निम्न में से किस साहित्यकार को दिया गया है? रामदास मिश्र को, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है।
ठीक है। ये देखो, वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को उनके हिंदी काव्य संग्रह है, इसको याद रख लो, मैं तो यहाँ हूँ। तो सबसे पहले क्या पूछेंगे आपको, पहला सवाल नंबर 1 कि सरस्वती सम्मान 2021 है, निम्न में से किस साहित्यकार को दिया गया? आप बता दिया आपने कि प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी को। ठीक है, हिंदी काव्य संग्रह, सेकंड सवाल क्या याद रखोगे, कोई जरूरी नहीं हिंदी में दे, तो हिंदी में दिया गया है। आप 2021 का सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया गया है, किस भाषा को दिया गया है, हिंदी को। उनका काव्य संग्रह याद करो दोस्तों, ये आता है सवाल, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, तो कौन से काव्य संग्रह को दिए गए, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिए गए। इस पुरस्कार को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। तो इस पुरस्कार को कौन सी संस्था देती है, के बिड़ला फाउंडेशन देती है। और कब से स्टार्ट किया गया है, यानी इस पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है, तो 1991 से, याद रखना इसको। ठीक है, इस साहित्यिक पुरस्कारों में एक प्रमुख पुरस्कार है, बिल्कुल है भाई। इस पुरस्कार के लिए पात्र भाषाएं भारतीय संविधान में, देखो मैंने कहा ना खाली हिंदी को थोड़ा ना दिया जाता है, भारतीय संविधान में दर्ज है अपनी 22 भाषाएं, अनुसूचित भाषाएं, उनको दिया जाता है ये। ठीक है, 22 भाषाओं में दिया जाता है। फिलहाल ये दिया गया है हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा में भी कौन से काव्य संग्रह को, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, इसको दिया गया है। और किसको दिया गया है, रामदर्श मिश्र को। बस ये 3 चीज याद करनी है आपको, क्लियर। इसमें 15 लाख की नगद राशि दी जाती है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है आपकी, बाकी तो प्रशस्ति पत्र वो सब तो होते ही है, पर नगद राशि की बात करें तो वो होता है आपकी 15 लाख। क्लियर, चलो अगला देखते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, सबको पता है कहाँ है डेजर्ट नेशनल पार्क अपना, उसमें हरित कृषि परियोजना की फंडिंग निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा की जा रही है। देखो हरित कृषि परियोजना चल रही है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर वाला है, जैसलमेर बाड़मेर में, उसकी चल रही है अपनी राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है, उसमें हरित कृषि परियोजना चल रही है एक। ठीक है, इस परियोजना की फंडिंग कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था कर रही है, तो हमें इसके पता होना चाहिए कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो यहाँ वित्त दे रही है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसके सहयोग से, और 2 संस्था है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF है एक, इसके सहयोग से खाद्य एवं कृषि संगठन डेजर्ट नेशनल पार्क में हरित परियोजनाओं को फंडिंग कर रहा है। इसे नेशनल पार्क में जैव विविधता संरक्षण है उसको बढ़ावा मिलेगा। हरित परियोजना का क्या मतलब है, हरित परियोजना का मतलब भी तो यही है ना कि वहाँ जो अपनी जैव विविधता है वो खत्म हो रही है, तो उस जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए किसके सहयोग से, याद रखना दोस्तों, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसके सहयोग से खाद्य एवं कृषि संगठन है इस हरित परियोजना को फंडिंग कर रहा है। क्लियर, अब करना है आपको सुमेलित। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये दे रखे आपके नेविगेशन सिस्टम, ये दे रखे आपकी देश। तो गगन, गगन अपना किसका नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया का, एकदम सही है दोस्तों। वास किसका है, वास आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, क्लियर दोस्तों। इग्नोस किसका है, आपका यूरोप का। MSAS किसका है, जर्मनी का। नहीं दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है क्योंकि सुमेलित नहीं है ये तीनों याद कर लेना आप, बिल्कुल सही है। पर MSAS है वो जर्मनी का नहीं दोस्तों, वो है आपका जापान का। क्लियर, बाकी ये सही है सब, नेविगेशन सिस्टम है ये। MSAS है जापान नेविगेशन सिस्टम है ये। क्लियर, अब गगन देखते हैं जो इंडिया का है वो क्या है। गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम है। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये भी आ सकता है दोस्तों कभी, और इसरो दोनों ने संयुक्त रूप से बनाया है। तो गगन है, इसका विकास निम्न में किस संस्था द्वारा किया गया, ये सवाल आ सकता है, तो पता होना चाहिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्लस इसरो दोनों ने संयुक्त रूप से गगन का विकास किया है। क्लियर, इसे भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए विकसित किया गया है क्योंकि ये जो 1500 किलोमीटर तक की दूरी है अपनी, उसको कवर करेगा यह विश्व में उपस्थित 4 उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है जो अभी हम बात करके आए उनमें से एक है। गगन का पूरा नाम देखो दोस्तों, GPS, G का GPS,
ए का एडेड, जी का जियो, का ऑगमेंटेड, एन का नेविगेशन। ये भी आ सकता है कि गगन की फुल फॉर्म निम्न में से क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 18। नासा का है परसेवेरेंस उपग्रह, इसका संबंध निम्न में से किससे है? ये जो है ना छोटे छोटे, कौन सा उपग्रह किसका है, कहाँ लॉन्च किया गया है, कौन से ग्रह पे भेजा गया है ना। तो ये सवाल आरएस एग्जाम में आते हैं बहुत बार। ये रोवर निम्न में से कौन सा है, प्रज्ञान क्या है, ये क्या है। तो पर ये पूछ रहा है कि परसेवेरेंस उपग्रह है, अभी हाल ही में गया था, इसने क्या है उस पर कोई फोटो भेजी थी, तो फिर से न्यूज़ में आ गया था। ये अब का नहीं है, पुराना है, फिर भी है नासा का, याद रखना। सबसे पहले तो ये याद रखना, नासा का है परसेवेरेंस उपग्रह, उसका संबंध निम्न में किससे है? मंगल ग्रह से, बृहस्पति से, सूर्य मिशन से, या फिर चंद्र मिशन से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि नासा का जो परसेवेरेंस उपग्रह है वो मंगल पे किया हुआ है, याद रखना दोस्तों। अब फिलहाल क्या काम किया इसने, ये देखते हैं। नासा के परसेवरेंस उपग्रह, इसने हाल ही में मंगल पर सूर्य ग्रहण की घटना को रिकॉर्ड किया है। तो फिर से आ गया ना चर्चा में, अब पेपर जो बनाने वाला है उसके दिमाग में आ गया कि ओ इसने तो मंगल पे सूर्य ग्रहण है उसकी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। तो ये चीज़ें बार बार, ये थोड़ा ना कि उपग्रह हर रोज़ छोड़ते हैं हम, इतना खर्चा थोड़ा ना कर पाते हैं, पर फिर भी नासा का परसेवरेंस नंबर 1 तो ये याद रखो कि ये नासा का है। सेकंड, ये परसेवरेंस उपग्रह किससे संबंधित है? मंगल से संबंधित है। हाल ही में क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसने देखा कि मंगल ग्रह पे भी सूर्य ग्रहण की घटना हो रही है। इस रोवर को वर्ष 2020 में मार्स मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह मंगल के जजेरो क्रेटर पर उतरा था। तो जेजेरो क्रेटर है वो निम्न में से किस ग्रह का है? ये भी आ सकता है आपका। तो जेजेरो क्रेटर है, उसका संबंध किससे है? मंगल ग्रह से है दोस्तों। क्लियर। चलते हैं आगे। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार पर देने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है? जंगली जानवर हैं उनको भी अधिकार दिए, पर अधिकार कौन से? कानूनी अधिकार। कि जैसे हमको कानूनी अधिकार नहीं मिले होते क्या, कि अगर कोई चीज़ है का विधि के तहत हमको बहुत ज़्यादा संविधान में सुरक्षा दी गई है कि अगर इस तरीके का आपको बिहेवियर होगा, मान लो घरेलू हिंसा अधिकार अधिनियम है, तो वो कानूनी अधिकार है, वो महिलाओं को दिया गया है कि अगर उनके साथ इस तरीके की कोई बिहेवियर हो रहा है तो आप क्या इसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई। इसी तरह कानून बना के स्पेसिफिक जानवर है उनको भी कहा है कि आपके भी कानूनी अधिकार है, अगर आपके साथ किसी भी तरीके का मिसबिहेव होगा, कुछ भी होगा, तो आपको कानून के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो वो देश कौन सा है? वियतनाम, इक्वेडोर, ब्राज़ील, भारत। होगा आपका इक्वेडोर। क्लियर। चलते हैं आगे। 1 मिनट मैं पानी पी लूँ दोस्तों। अगला सवाल क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दोस्तों। ये कुछ रिपोर्ट्स होती है जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं वो जारी करती है। आरएस मेंस का जो सिलेबस है ना, आप देखोगे तो उसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, उसमें क्लियर बॉडी दे रखी है। एक तो आपका दे रखा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में विश्व बैंक, सब जानते हैं इसको। एक तो विश्व बैंक, एक दे रखा है आईएमएफ। आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो हमारी मुद्राएं हैं वर्ल्ड की उनको स्थिरता विनियमन करती है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये दो संस्थाएं हैं। डब्ल्यूटीओ और दे रखा है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो पूरे वर्ल्ड में व्यापार को के लिए नियम कानून लागू करती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था समय समय पर पूरे वर्ल्ड में ये देखती है, विश्व में ये देखती है कि आर्थिक स्थिति है उसमें क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, ठीक है। तो उससे संबंधित रिपोर्ट, कोई एक रिपोर्ट नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी करती है अलग अलग संस्था। ये आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन विकास बैंक और आपकी वर्ल्ड बैंक। तो इसका होगा आपका आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ, यह एक आईएमएफ का एक विश्लेषण है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या है,
उसमें भारत भी शामिल होगा वर्ल्ड में, तो वो वर्ल्ड भारत के भी बताएगी भाई आपकी इकोनॉमी इतनी प्रतिशत बढ़ रही है, इस वित्तीय वर्ष में आपकी इकोनॉमी में इतना गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसका पूरा परिदृश्य है, आउटलुक जारी कर दिया। कौन जारी करता है वो, सबसे पहले याद रखो IMF, आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये रिपोर्ट एक विश्लेषण है जो वर्ष में 2 बार जारी होती है दोस्तों। 2 कौन कौन से महीने में, एक तो होती है आपकी अप्रैल में, एक होती है आपकी अक्टूबर महीने में। आपका सिंपल सा आ गया IMF या क्या बोलते हैं इसको, अभी बताया ना मैंने आपको, हाँ आउटलुक रिपोर्ट। अगर आउटलुक रिपोर्ट है उस पर 2 मार्क्स का आपका RS मेंस में भी आ सकता है। तो आपको क्या लगाना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी, कोमा लगा के वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, महीना लगा देना अप्रैल में और अक्टूबर में। क्लियर। इसका उद्देश्य क्या होता है देखो, हाँ ये याद रखना है कि एक वित्तीय विश्लेषण है, यह निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास है उसका विश्लेषण करती है। भी इतने महीने में ये स्थिति ये है, क्योंकि 2 बार जारी करती है, यानी 6-6 महीने का ये आउटलुक जारी करती रहती है। अभी फिलहाल मांग डिमांड की गई थी तो ये बीच में भी अपना विश्लेषण जारी करती है। अगला सवाल क्या है, वैश्विक शांति सूचकांक अभी जारी हुआ है, शांति सूचकांक 2020 में 22 में, सॉरी 20 नहीं 22 में दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश निम्न में से कौन सा है, डेनमार्क, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। दोस्तों यही देश है जो सबसे शांतिपूर्ण देश है। वैसे तो ये सब देश शांतिपूर्ण है, पर आइसलैंड नंबर 1 पे है, या नंबर 1 2 3 कुछ नहीं होता, ये सब के सब देश बहुत अच्छे देश है, पर आइसलैंड क्या है इसमें नंबर 1 पे है। याद रखना आइसलैंड आपका पहले स्थान पर है, किसमें, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में। अब देखते हैं भाई इस रिपोर्ट में क्या क्या है। देखें, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को 163 देशों की सूची में 135वां स्थान मिला है। भारत तो बहुत नीचे है, कितना है शांत है देखो, टोटल 163 तो देश है, उनमें भी 135वां स्थान मिला है। तो भारत का याद रखना, भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, 135वां। सूचकांक के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण, और ये देखो भाई अफगानिस्तान है वो सबसे अशांत देश है। तो सूची जो वैश्विक शांति सूचकांक का, मैंने तो सवाल बना दिया कि सबसे शांत देश कौन सा है निम्न में से, वो तो आइसलैंड हो गया। हो सकता है RPS ये सवाल बना दे कि 2022 के जो वैश्विक शांति सूचकांक है उसमें सबसे अशांत देश कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों कौन सा है, अफगानिस्तान। और 163 देशों टोटल देश थे, उसमें इंडिया का स्थान कौन सा है, 135वां। क्लियर। अब देखते हैं अपने आसपास के देशों की क्या स्थिति है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में भूटान तो दोस्तों 19वीं रैंक रहा है, बेचारा बहुत शांति प्रिय देश है ये भूटान, है ना। जब ये 19वीं रैंक रही है, सबसे आगे है। इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे 19वीं रैंक के साथ पहले स्थान पे यही है। नेपाल भी ठीक ठाक है, अपने से तो अच्छा है 73, ठीक है। श्रीलंका 90, और बांग्लादेश 96, और पाकिस्तान 147। सिंपल भाषा में कहूँ तो अपने जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, पड़ोसी देश है, उनमें से पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सबसे हम नीचे, ठीक है। पाकिस्तान 147वें स्थान पर है, पर इंडिया 135 में है, तो पाकिस्तान से तो आगे है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में। पर दक्षिणी पूर्वी एशिया में अगर स्टेटमेंट ये आ जाए आपके कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में केवल पाकिस्तान को छोड़कर भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में नीचे स्थान पर है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। आप देखते हैं अगला, राजस्थान में ड्रोन एक्सपो हुई थी 2022, हुई नहीं अभी हाल ही में हुई है, किया जाएगा इसका ड्रोन एक्सपो 2022। ये एक्सपो होती है ना, कल मैं वो पेपर देख रही थी उसमें भी इस तरह के सवाल आते हैं, इनको हल्के में मत लेना। ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में किस विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, कृषि विभाग, विज्ञान विभाग, गृह विभाग। याद रखना दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है वो ड्रोन एक्सपो 2022 है उसका आयोजन करेगा, अभी किया नहीं है, किया जाएगा। देखते क्या होता क्या दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राज्य बजट में कहा था 22-23 में कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के उपयोग के लिए 1000 से अधिक ड्रोन खरीदने की घोषणा की थी। हम लगभग 1000 ड्रोन खरीदेंगे, ताकि कृषि विभाग हो गया, 1000 ही हो गए ना, हाँ ठीक है 10,000 हो गए, 1000 नहीं होगा भाई ये रेज वैसे। तो 1000 ड्रोन खरीदने की बात की गई है ताकि कृषि विभाग अलग से उसका यूज कर सके,
है ना। रक्षा विभाग अलग से यूज करके उसको, और अपना विज्ञान विभाग है वो अलग से कर सके। हर विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार हर विभाग कर सके। पर इसका नोडल विभाग किसको बनाया? इसका नोडल विभाग बनाया ताकि इस घोषणा की अनुपालना हो सके। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, याद रखना दोस्तों, ने ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है। इस कड़ी में आई स्टार्ट राजस्थान के तहत जयपुर की जो टेक्नो हब है में गुरुवार को ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया भी गया था। कहाँ किया गया था ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन? यहाँ तो हम फ्लो में पढ़ रहे हैं, जब ये सवाल हमको नहीं आ रहा, पर याद रखना ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन स्टार्टिंग में कहाँ किया गया? जयपुर में। याद रखना कहाँ किया गया? जयपुर में। नोडल विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, पूरा नाम याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 ये राज्य सेंटर सरकार ने जारी की है दोस्तों, केंद्र सरकार ने। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 में ग्रुप बी राज्यों में राजस्थान ने निम्न में किस क्षेत्र में रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस सर्विस इस डिलीवरी पे तो गवर्नमेंट हमेशा क्या है, बहुत ज़्यादा जोर दे रही है ना, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। वो भी जो भी आवश्यक सेवा चल रही है उनका लाभ जो लाभान्वित है उन तक पहुंच सके। अब असेसमेंट जारी किया सरकार ने कि कौन सा ऐसा राज्य है जो इसमें अग्रणी राज्य है। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, तो सरकार ने बना लिया ग्रुप ए बना लिया, ग्रुप बी बना लिया, सी बना लिया, ऐसे ही किया। राज्य राजस्थान राज्य कौन से ग्रुप में है? ग्रुप बी में है। पहले तो सवाल ये समझो, ग्रुप बी में। अब ग्रुप बी में भी ना बहुत सारे, अब ग्रुप बी में काफ़ी राज्य, उन राज्यों ने अब राजस्थान से भी लगभग 7 विभाग थे, 7 विभाग थे, तो हर विभाग ने अपना अपना क्या है प्रेजेंटेशन दिया। उसमें से देखो सवाल क्या है, किस क्षेत्र में रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया राजस्थान का? तो श्रम एवं रोजगार विभाग ने, शिक्षा विभाग ने, समाज कल्याण विभाग ने या स्थानीय विभाग ने, सॉरी स्थानीय शासन ने। तो ये होगा आपका समाज कल्याण विभाग। अब देखते हैं आगे। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली को बढ़ावा देने, ये तो बात कर ली हमने, और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह असेसमेंट जारी किया है, ये रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में 7 क्षेत्र है। देखो कितने क्षेत्र लिए गए, राज्यों को अलग अलग ग्रुप में बांटा है। राजस्थान बी ग्रुप का राज्य है। अब बी ग्रुप का राज्य में भी इसमें रिपोर्ट में 7 क्षेत्र शामिल किए गए। उस 7 क्षेत्र में से एक ऐसा क्षेत्र है जो हाँ राजस्थान राज्य अग्रणी रहा है, वो देखेंगे। पहले याद करो कितने क्षेत्र है? 7। कौन कौन से? वित्त, श्रम और रोजगार विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय शासन, उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण एवं पर्यटन विभाग। हो गया, ये एक है उपयोगिता सेवाएं समाज कल्याण, फिर पर्यावरण, फिर आपका पर्यटन। इससे जुड़ी सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। असेसमेंट क्या होता है? मूल्यांकन ही तो होता है। इसके लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें राजस्थान का, ये देखो, सामाजिक न्याय विभाग 11 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा है। इसका सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का ऑटो अप्रूवल सिस्टम है, वो भारत में विशिष्ट है। देखो समाज कल्याण विभाग और क्या करेगा, जो सामाजिक न्याय विभाग है अपना, वो 11 सेवाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। जैसे राजस्थान में तो क्या है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम चल रहा है, जन वो सेवा चल अधिनियम चल रहा है, वो मेरे नाम याद नहीं आ रहा, एक और है, ठीक है। तो इस ऐसे करके कुछ 11 सेवाएं हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा है। जिस इन 11 सेवाओं में जैसे सामाजिक सुरक्षा किससे संबंधित कोई योजना है वो चल रही है, या पेंशन योजना है उनका लाभ लोगों को मिल रहा है, तो उसमें जो ऑटो अप्रूवल में देखें ना, तो भारत में विशिष्ट स्थान है राजस्थान राज्य का। क्लियर? चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या है दोस्तों, राज्य में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति बनी है, ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में आज के दिन में देखें तो राजस्थान ग्राम सेवा सहकारी समितियों की कुल संख्या 73,000 हो गई है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों आपका। कथन बी आपका क्या है, नई समितियों के गठन के निर्धारित मापदंड के लिए हिस्सा राशि भी, हम ये अगर आपके मापदंड होंगे तो हम नई सहकारी समितियां उनका गठन करेंगे। उसके लिए हिस्सा राशि तो होनी चाहिए आपकी, वित्त तो होना चाहिए आपका 5 लाख रुपए का,
और न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए आपकी 500 कर दी है। तो ये गलत है। ये पहले थी दोस्तों। पहले आपको ये था कि अगर कोई नई समिति निर्धारित गठित करनी है तो उसका मापदंड था कि 5 लाख रुपए की तो हिस्सा राशि होनी चाहिए और 500 लोग होने चाहिए। पर अब इसको घटा के कर दिया गया है 3 लाख की हिस्सा राशि, 3 लाख रुपए कर दिए और 300 लोग कर दिए। लोग मतलब लोग तो गलत लगता है ना, सदस्य संख्या। अगर ये सदस्य होंगे तो हम नई सहकारी समिति बना देंगे आपके लिए। सहकारी समिति नहीं, नई ग्राम सेवा समिति, सहकारी समिति। इसमें कथन ए सही है, बिल्कुल सही है, पहला ही आ गया, क्योंकि 2 तो हमने गलत ही कर दिया ना, तो इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखें कि राज्य सरकार में नई समितियों के गठन को आसान बनाने के लिए निर्धारित मापदंडों में बदलाव करते हुए अब नई पैक्स के गठन के लिए हिस्सा राशि तो कर दी 5 लाख रुपए थी पहले, न्यूनतम सदस्य संख्या पहले थी 200, 500, उससे घटाकर क्रमशः हमने ये डिस्कशन कर लिया, याद कर लेना आप, 3 लाख रुपए एवं 300 कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों गठित कर रही है जो नई ग्राम सेवा सहकारी समिति? इनका उद्देश्य है दोस्तों कि गांव का किसान ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े और ब्याज मुक्त फसल ऋण के साथ साथ खाद, बीज, कीटनाशक सहित अन्य सुविधाएं उनको उसके घर के समीप लाभ मिल सके, ताकि उसके खेती कार्यों में आसानी हो सके। इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ वो राज्य सरकार ने बजट में कहा था, घोषणा की थी। अभी तक 73,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ गठित हो चुकी है और वो मापदंड है वो हमने डिस्कस कर रहे हैं। इसका उद्देश्य हमने देख लिया है। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कहाँ राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा? 2022 का दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल हमेशा याद रखना 4 साल में होती है। कॉमनवेल्थ गेम को कितने साल में होती है? 4 साल में। और राष्ट्रमंडल खेलों के मेंबर कौन होती है? जो राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ पहले बना था ना कॉमनवेल्थ, उसका क्या है कि जैसे जैसे ब्रिटिश राज खत्म हुआ ना, तो उसने ये कहा कि मेरा थोड़ा सा प्रभुत्व रहे, यानी इन लोगों जो भी मेरे अधीन देश थे उनका झुकाव किसी और की तरफ ना हो, क्योंकि उस टाइम चल रहा था वो शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध का दौर भी था। तो जो ये राष्ट्रमंडल की गठन जो सदस्य होते हैं ये हमेशा वो सदस्य है जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ये एक प्रतीक है, अब तो कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का, पर फिर भी इसी तरह भारत भी क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अधीन था तो भारत जैसे स्वतंत्र हुआ पर राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। उसी के लिए क्या है, अब राष्ट्रमंडल खेल भी होने लग गए भी, उन जो देश शामिल है उनके। अब कितने देश है ये तो बात की बात है, मुझे भी नहीं पता, हम देखेंगे सब। अब राष्ट्रमंडल खेल होते हैं वो कितने साल में होता है दोस्तों? 4 वर्ष में, हर 4 साल में होते हैं। अब 2022 का हो रहा है, कहाँ हो रहा है? यही तो सवाल में पूछा है ना, देखते हैं कहाँ हो रहा है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में, बर्मिंघम में, हैमिल्टन कनाडा में, साउथ अफ्रीका में। इसका राइट आंसर है दोस्तों बर्मिंघम इंग्लैंड। पहले कहीं और होने थे पर उसका रिस्पॉन्स सही नहीं आया तो इसको शिफ्ट कर दिया, फिलहाल हो रहा है बर्मिंघम इंग्लैंड में, और नहीं होंगे। ठीक है, हैमिल्टन ये कनाडा है ना, इसमें पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए। ये सब आपको बिल्कुल माइन्यूट आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो RS मेंस है उसमें खेल योगा है। खेल योगा में क्लियर आपके कॉमनवेल्थ गेम्स है, कब शुरुआत हुई थी, किसने पहले गोल्ड मेडल जीता, किसने ब्रॉन्ज जीता, फिलहाल कहाँ हो रहा है, किसने क्या जीता, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इसकी। हैमिल्टन कनाडा में पहले भी थे, फिलहाल जो 2022 के हैं वो हो रहे आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2 साल मैं कह रही हूँ 4, तो 22 में 4 जोड़ो, हो गया 2026। अब 2026 की कहाँ होगा? ये होगा आपका विक्टोरिया प्रांत। विक्टोरिया प्रांत कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी सवाल आ सकता है, क्योंकि फिलहाल तो हो रहे हैं पर आगे वाले कहाँ होंगे? तो हो रहे हैं नहीं मतलब होंगे अभी जुलाई अगस्त में। तो 2026 के कहाँ होंगे? विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 याद रखना है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रही है, होंगे, हो रहे नहीं, बार बार क्यों बोली हो ये बात में। ठीक है, ये देखो अगला सवाल, यदि आप घड़ियाल को, वेरी ट्रिकी सवाल है, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल है, उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहेंगे तो निम्न में किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? घड़ियाल कहाँ आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे? तो भितरकनिका मैंग्रोव में, ये तो उड़ीसा में, चंबल नदी में, पुलिकट झील में, डिपोर झील में। तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी में, क्योंकि चंबल नदी में घड़ियाल सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है ना घड़ियाल। देखो हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इस वजह से पढ़ रहे हैं, हाल ही में जो भारतीय रेलवे ना, भारतीय रेलवे ने पश्चिमी राजस्थान में मगर क्रोकोडाइल या मार्स मगरमच्छ है ना, इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने हेतु पानी पहुंचाया है यहाँ,
क्योंकि इस क्षेत्र में जल निकाय अधिक गर्मी के कारण सूख गए थे। तो पश्चिमी राजस्थान में जो जल निकाय थे वो सूख गए थे मार्स में, ठीक है, जो मार्स मगरमच्छ है या इनके, तो ये क्या इनके खतरे में थी, तो भारतीय रेलवे ने यहाँ पानी पहुंचाया था। पर घड़ियाल कहाँ पाई जाती हैं? घड़ियाल पूरे भारत में फेमस है, ये तो याद रखना हमेशा, यही भी याद आ जाएगा। अपना जो चंबल क्षेत्र है ना उसमें पाया जाता है, हाड़ौती वाले क्षेत्र में। अगला क्या है दोस्तों, निम्न में से पिनाका क्या है? आज ही की न्यूज़पेपर में ये इसका है। तो क्यों है पिनाका? क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर है, उन्नत हेलीकॉप्टर प्रणाली है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, सुपरसोनिक मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। देखते हैं पिनाका क्या है। मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, लॉन्चर सिस्टम है। इसका विकास किसने किया? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा 1980 के दशक के अंत में शुरू किया गया था। इसे रूस के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे ग्रेड भी कहा जाता है, के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। तो पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। ये आपका आ सकता है 2 नंबर में, है ना, 4-5 नंबर में भी आ सकता है, RS मेंस में आ सकता है, जो सेकंड पेपर है ना उसमें, जो साइंस वाला अपना सिलेबस दे रखा है उसमें क्लियर दे रखा है ये रक्षा प्रौद्योगिकी, तो उसमें आ सकता है पिनाका। तो वहाँ लिखने में काम आएगा आपको कि पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे DRDO द्वारा 80 के दशक में शुरू किया गया था। रूस के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के विकल्प के रूप में विकसित किया। पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है MBRL, जिसका नाम शिव के धनुष के नाम पर पिनाका रख दिया, क्योंकि पिनाक धनुष है ना, पिनाका, जो देखो 44 सेकेंड क्या होती है उसकी अवधि में भी 12 रॉकेट हैं उसको एक साथ फायर कर सकता है ना। हाल ही में क्या हुआ, ये चर्चा में इस वजह से रही कि जो जैसलमेर के पोखरण रेंज है ना, अपनी जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत पिनाका MK1 का सफल परीक्षण किया गया है। इसका उन्नत संस्करण है पिनाका का दोस्तों MK1। तो ये सवाल भी आएगा आपका कि हाल ही में पिनाका MK1 है, उसका सफल परीक्षण निम्न में से कहाँ किया गया? तो जैसलमेर के जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ किया गया। वहाँ बीकानेर की वो भी देंगे आपको, पर वो उसमें मत घुस जाना आप देखना जैसलमेर के पोखरण फील्ड में इसका सफल परीक्षण किया गया पिनाका MK1 का। क्लियर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ निम्न में से कहाँ से किया गया है? ठीक है, देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना है, इसको शुभारंभ जोधपुर से, कोटा से, उदयपुर से, बीकानेर से। याद रख लेना कोटा से किया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में मिलने वाला ये, ठीक है, क्योंकि सरकार ने पहले चलाया था कोटा को केटल फ्री। तो राजस्थान का कौन सा पहला जिला था जिसको केटल फ्री बनाने की घोषणा की गई थी? तो याद रखना वो था आपका कोटा। उस केटल फ्री जब बन पाएगा ना, जब हम इस योजना के थ्रू, किसके थ्रू? देवनारायण नगर एकीकृत आवास योजना के थ्रू जो पशु है, पशुपालक है, उनके लिए एक अलग से आवास गृह बना देंगे। देखते हैं क्या है ये योजना। कोटा में पशुपालकों के लिए आधुनिक सुविधाओं वाली देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस तरह देख ले, याद रखना कोटा में इस तरह की देश की पहली आवास योजना है जो एक साथ पशुपालकों को बसाया गया है। कोटा को केटल फ्री बनाने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य शहर की सड़क के पशु मुक्त हो सके, शहर की सड़कें के नहीं, शहर की सड़कें पशु मुक्त हो सके, इससे होने वाली दुर्घटनाएं ना हो और पशुपालक एक सम्मानजनक जीवन जी सके। देवनारायण एकीकृत आवास योजना का नगर विकास न्यास की तरफ से विकसित किया जा रहा है। कौन विकसित कर रहा है इसको? नगर विकास न्यास विकसित कर रहा है। पशुपालकों के लिए आधुनिक कस्बे में जो बनाया है ना, वो कॉलोनी जो भी बनाई है उसमें स्कूल भी होंगे दोस्तों, चिकित्सालय भी होगा, पुलिस चौकी भी, बायोगैस संयंत्र, दुग्ध मंडी सहित कई सुविधाएं होगी। शहर के सभी पशुपालकों को एक ही जगह पर बसाया जा रहा है। क्लियर। ये है आपकी देवनारायण पशुपालक योजना, ये आएगी, याद रखना इसको। क्लियर। हाल ही में क्या आज ही राजस्थान के 39वें मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? संभाजी सिंह। 39 में, याद रखना 39 में, क्योंकि आपको बताऊं आपका पेपर होंगे, ये है 39वें मुख्य न्यायाधीश। इनका कार्यकाल लगभग रहेगा 41 दिन, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आपका 40वें मुख्य न्यायाधीश। पर याद रखना शब्दों को 39वें मुख्य न्यायाधीश। हो सकता है उससे पहले पेपर बन जाए तो ये भी दे दे। किसे नियुक्त किया गया? संभाजी शिवाजी शिंदे।
अमजद सैयद, उज्जवल भुइया, विपिन सांघे। तो ये राइट आंसर आपको संभाजी शिवाजी शिंदे न्यायाधीश जी है, उनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। किसके? राजस्थान के। कौन से? 39वें। क्लियर? देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 याद रखना दोस्तों, उसमें नियुक्ति प्रक्रिया दी गई है कि राज्य के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। 217 सुप्रीम कोर्ट के एक कोलिजियम होता है, उसकी सिफारिश पर जो भी राज्य होता है उसके न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम बोल दिया, तो कोलिजियम में कौन होता है दोस्तों? कोलिजियम की अध्यक्षता सीजीआई द्वारा, सीजीआई कौन सा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा की जाती है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो इसमें शामिल होते हैं। न्यायाधीश शिंदे जो फिलहाल 39वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, पूर्व में बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका पूरा क्लियर। याद रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 है, उसमें राज्य के न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति प्रक्रिया दी गई है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? कोलेजियम की सिफारिश पर होती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम की अध्यक्षता सीजीआई द्वारा, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो होते हैं। ये सवाल भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं शिंदे साहब, ये पूर्व में कौन से न्यायाधीश न्यायालय में न्यायाधीश थे? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में थे। चलो लास्ट सवाल देखते हैं आज तो। 44वें शतरंज ओलंपियाड, इसका आयोजन निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? 44वें हर शतरंज का ओलंपियाड होता है, ये संख्या है 44वीं। ठीक है, किस देश में? ब्राजील, स्पेन, अर्जेंटीना, भारत। इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। भारत भारत याद कर लो। 44वें शतरंज ओलंपियाड भारत, वो भारत में भी कहाँ दोस्तों? चेन्नई, चेन्नई में किया जाएगा। देखते हैं क्या है ये। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से चलेंगे और 10 अगस्त तक चलेंगे। कहाँ आयोजित की जाएंगे? अभी हमने देख लिया, चेन्नई में। ठीक है, आयोजित किया जाएगा। 1927 से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। देखो आज पेन क्यों नहीं चल रहा? 1927 से आयोजित इस प्रतियोगिता की मेजबानी पहली बार भारत में और 30 साल बाद एशिया में हो रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। देखो कब 1927 में शुरुआत हुई थी इस ओलंपियाड की, पर भारत में आयोजित हो रहे हैं अब जाके, और वो भी कहाँ आयोजित हो रहे हैं? चेन्नई में। याद रखना है, चेन्नई में। और कौन से ओलंपियाड है ये? 44वें ओलंपियाड है। क्लियर? 189 देश शामिल होंगे इसमें। 189 देशों के भाग लेने के साथ ही यह किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी। याद रखना, महाबलीपुरम चेन्नई है, महाबलीपुरम चेन्नई में है। महाबलीपुरम पहुंचने से पहले मसाल 40 दिन की अवधि में देश के 75 शहरों से गुजरेगी। और इसकी मसाल की शुरुआत किसने की है? शतरंज ग्रैंड मास्टर अपने सब जानते हैं विश्वनाथ आनंद जी को यह मसाल सौंपी गई है। क्लियर? तो 1927 से शुरू हुई थी शतरंज ओलंपियाड, अभी 44वीं ओलंपियाड हो रही है। वो कहाँ हो रही है? चेन्नई में हो रही है दोस्तों। ठीक है, याद रखना भारत में हो रही है पहली बार, जिसमें 189 देश है वो भाग ले रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है ये। ठीक है, चलो दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास में आप इतना ही पढ़ेंगे। हमने 30 सवाल है वो अच्छे से देख लिए। उस 30 में भी और सवाल है वो इंटरलिंक है, वो हमने इस स्लाइड में देखे हैं कि एक सवाल में भी 4 सवाल बन रही हैं। तो ये गहराई से इनको पढ़ो, बार बार इनको रिवीजन करो। इसके अलावा भी आपके और सोर्स हैं उनको भी पढ़ो, पर इनको बार बार पढ़ो। हर चीज़ आपके एग्जाम के पास होंगी, आपको एक बुकलेट है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी जो करंट अफेयर से संबंधित होगी। और इनमें से सवाल हैं आपके एग्जाम में, आपको चाहिए वो कोई भी आरपीएससी के एग्जाम में वो मिलेंगे। चलो दोस्तों कल फिर मिलते हैं अपनी आर्ट कल्चर वाले सेशन में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।